Okay, our today's topic is learning curves. In today's dynamic workplace, the changes are occurring rapidly. Whenever there is a change, there is also a learning. With instruction and repetitions, the workers learn to perform jobs more efficiently and thereby reduce the number of direct labor hours per unit, like workers organizations learn. यहाँ पे जो पॉइंट हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग और हम बार बार एक चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टाइम के साथ जो है हमारी लर्निंग होती है और जब हमारी लर्निंग होती है तो वो लर्निंग जो है बेसिकली हमारे जो जो नंबर ऑफ आवर्स टू प्रोड्यूस वन एनी यूनिट और पर यूनिट जो हमारे नंबर ऑफ आवर्स हैं, लेबर आवर्स हो गए हैं या डायरेक्ट लेबर आवर्स हो गए हैं या एफिशिएंसी हो गई है, वो एफिशिएंसी हमारी बढ़ती है और डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे रिड्यूस होते हैं. ठीक है. So organizational learning involves gaining experience with the products and processes, achieving greater efficiency through automation and other capital investments, and making other improvements in administrative methods or personnel. ठीक है. So productivity improvements may be gained from better work methods, better toolings, better product design, better supervision, as well as from individual worker learning. यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो है इंडिविजुअल वर्कर लर्निंग के ऊपर. ठीक है. ये जो इंडिविजुअल वर्कर लर्निंग है इसको जो है ये इसका जो इफेक्ट होता है उसको हम लर्निंग कर्व बोलते हैं. द लर्निंग इफेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, एंड इट्स कॉल्ड लर्निंग कर्व which displays the relationship between the total direct labor per unit and the cumulative quantity of a product or the service that is being produced. जब हम कोई काम करते हैं बार बार हम कर रहे हैं तो हमारे जो जो टाइम रिडक्शन हो रही है लर्निंग की वजह से. लेट सपोज मैं एक पेज टाइप कर रहा हूँ. ठीक है. वो पेज लेट्स से मैंने 5 मिनट्स पर टाइप किया. अब अगर वही पेज मैं दोबारा टाइप करूं, so it will not take 5 minutes, it might take a little bit less. So this relationship between the direct time and the cumulative quantity that is I'm going to produce, इसको हम learning curve बोलते हैं. The learning curves relate to a repetitive job or task and represents the relationship between experience and productivity. ये जो है जब हम कोई टास्क बार बार कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस और प्रोडक्टिविटी है उसमें जो रिलेशनशिप आ रही है, ठीक है, वो हमारा लर्निंग कर्व है. The time required to produce a unit decreases as the operator or the firm produces more units. The curve in figure 1.1 in the next slide is a learning curve for any process. ठीक है, मतलब किसी एक प्रोसेस के लिए हमने ये लर्निंग कर्व डेवलप किया हुआ है. It shows that the process per time unit continuously it is decreasing until the 140th unit is produced. At that point, the learning is negligible and a standard time for the operation can be developed. अच्छा, हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम एक टर्म हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड टाइम. स्टैंडर्ड टाइम वो टाइम होता है जिसमें जो है एक वर्कर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को या एक स्पेसिफिक प्रोसेस को परफॉर्म करता है, उसको बनाने में जो है या उसको प्रोसेस को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो स्टैंडर्ड टाइम होता है. तो ये स्टैंडर्ड टाइम जो है जब हम कहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम में एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ कोई भी प्रोडक्ट का या कोई भी सर्विस में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो टाइम रिड्यूस हो रहा है. ठीक है. लेकिन एक टाइम ऐसे आ जाता है कि वहाँ पे जो है फिर वो लर्निंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है और वो जो रिडक्शन ऑफ टाइम है वो जो है फिर ना होने के बराबर होता है. ठीक है. उस पॉइंट पे हम जो है स्टैंडर्ड टाइम डेवलप कर देते हैं और स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए. ठीक है. सो हाउ वी यूज द टर्म लर्निंग कर्व टू डिपिक्ट रिडक्शंस इन आइदर टोटल डायरेक्ट लेबर टाइम और टोटल वैल्यू एडेड कॉस्ट पर यूनिट. यहाँ पे दिस इज द प्रोसेस टाइम पर यूनिट on the y-axis. On the x-axis it's the cumulative units produced. So when I'm producing the first unit it is taking almost 19 or 20 hours or 20 minutes or whatever ये जो आपके पास यूनिट आ रहा है. लेट्स से दिस इज आवर्स. सो 0.2 आवर जो है ये मुझे तकरीबन कोई इन अदर वर्ड्स 12 मिनट्स मुझसे कंज्यूम कर रहा है. ठीक है. 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज अराउंड
मिनट्स। जैसे-जैसे जो है मैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? वर्कर जो है वो रिपिटिशन हो चल रही है उसकी, वो वही यूनिट बार-बार प्रोड्यूस कर रहा है। और जैसे-जैसे मैं नीचे आता जा रहा हूँ, तो मैं सॉरी जैसे-जैसे मैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा हूँ, उसका जो टाइम कंज़म्पशन है, वो कम हो गया है। अब अगर 50th यूनिट पे हम देखें, तो ये हमारे पास तकरीबन कोई रिड्यूस हो गया है, ठीक है? हमारे पास मे बी दिस विल बी 10 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट। लेकिन आफ्टर 140th यूनिट दिस बिकम्स स्ट्रेट। इसका मतलब ये हुआ कि लर्निंग जो है ये एक स्पेसिफिक टाइम तक होती है, ये जो है ये कंटिन्यूअसली डिक्लाइन नहीं होती। अगर ये कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होगी तो फिर किसी पॉइंट पे हम ज़ीरो को भी टच करेंगे और ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो है किसी पॉइंट पे हम ज़ीरो को टच करें कि कोई भी हमने प्रोसेस किया और हमने कोई टाइम कंज्यूम ही नहीं किया। ठीक है? तो जब हम देख लेते हैं कि ये कर्व अब स्ट्रेट लाइन बन गई है, तो वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम डिक्लेयर हो जाता है। बैकग्राउंड जो है इसका, द लर्निंग कर्व वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री अराउंड सेकंड वर्ल्ड वॉर when the analysts discovered that the direct labor input per airplane declined considerably with regularity as the cumulative number of planes produced. एनालिस्ट ने ये देखा कि जब वो जहाज बना रहे हैं, ठीक है, तो जब हम उसी जहाज को बार बार बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारे जो लेबर इनपुट पर एयरप्लेन है वो सिग्निफिकेंटली या कंसिडरेबली रिड्यूस हो गया। तो उन्होंने एक सर्वे किया मुख्तलिफ मेजर एयरलाइन मैन्युफैक्चरर्स का, ठीक है। A survey of major airplane manufacturers revealed that the series of learning curves could be developed to represent the average experience for various categories of airframes. उन्होंने कहा कि जी मुख्तलिफ किस्म के जहाज बनाने पे हमारी जो लर्निंग है वो डिफरेंट है, लेकिन उसमें लर्निंग ऑलरेडी है जरूर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइटर्स के लिए एक लर्निंग कर्व है, बॉम्बर्स के लिए अलग लर्निंग कर्व है, और सिमिलरली बाकी चीजें जो हम प्रोड्यूस करेंगे उनमें भी हमारी लर्निंग कर्व आएगी, लेकिन हर एक का जो लर्निंग कर्व होगा वो शायद दूसरे से नहीं मिलेगा। Despite the different amounts of time required to produce the first unit of type of airframe. अच्छा, अब ये जो है ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। दो चीजों पे कैसे डिपेंड कर रहा है? ये जो है एक तो ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के लिए जो है लर्निंग डिफरेंट होगी। दूसरा ये कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन पे भी जो है वो लर्निंग कर्व जो है वो इफेक्ट उसका पड़ता है, ठीक है। सो वंस द प्रोडक्शन स्टार्टेड द डायरेक्ट लेबर फॉर द 80th eighth unit was only 80% of that of the fourth unit. उन्होंने जब देखा कि जी हम जब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो मेरा जो 8th यूनिट है वो मेरे 4th यूनिट से तकरीबन कोई 80% टाइम कंज्यूम कर रहा है। मतलब ये कि अगर मेरा 4th यूनिट जो है वो 10 आवर्स कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो मेरा जो 8th यूनिट है वो 8 आवर्स कंज्यूम कर रहा है। The direct labor for the 12th was only 80% of the 6th and so on, ठीक है। In each case, each doubling of the quantity reduced the production time by the 20%. तो इन्होंने ये देखा कि जी हम जब प्रोडक्शन को डबल करते हैं तो हमारी कुछ सेविंग होती है टाइम में, ठीक है। अब वो सेविंग कितनी होती है वो हर एक प्रोसेस पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारी जो है वो 80% अगर लर्निंग कर रहे हैं तो हम 20% सेविंग कर रहे हैं। Because of the consistency in the rate of improvement, the analysts concluded that the aircraft industry rate of learning was 80%, ठीक है। उन्होंने ये देखा कि जब हम एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में हम जब अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, डबल करते हैं, तो हमारा जो टाइम है वो जो है वो 20% रिड्यूस हो रहा है, या मेरी जो एफिशिएंसी है वो 80% पे आ जाए। सॉरी, मेरी जो जो टोटल ओवरऑल टाइम है वो जो है वो 80% ऑफ दी प्रीवियस टाइम के बराबर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है? यहाँ पे शर्त यह है कि प्रोडक्शन डबल होगी। लर्निंग कर्व्स एंड कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी। लर्निंग कर्व जो है ये हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्यों यूज कर रहे हैं? लर्निंग कर्व्स enable the managers to project the manufacturing cost unit for any cumulative production quantity. हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने फॉर एग्जांपल एज अ मैनेजर मैंने कोई टास्क या कोई प्रोडक्ट जो है वो बार बार मैंने प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो जो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन क्वांटिटी है उस पे मेरी जो है वो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। Firms that choose to emphasize low price as a competitive strategy rely high on the volumes to maintain the profit margins. अच्छा, अभी आपने ये एक चीज देखी होगी कि जब आप बाजार में जाते हैं और आप एक चीज परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैंने एक पेन परचेज करना है, that will be
वो आपको एक क्वांटिटी एक प्राइस आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में चले जाएं और आप उनसे कहें कि जी मैंने 1000 पेन्स प्रोड्यूस करवाने हैं, सो दे विल रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक है। और वो कॉस्ट जो है, वो कॉस्ट कहाँ से आ रही है? वो कॉस्ट जो है वो बल्क रॉ मटेरियल परचेज से आ रही है, वो लर्निंग कर्व से आ रही है, वो उनके प्रोडक्ट जो जो प्रॉफिट है मार्जिन, उसको जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते जरूर हैं, ठीक है। द फर्म्स ट्राइव टू मूव डाउन द लर्निंग कर्व, ठीक है, लोअर द लेबर आवर्स पर यूनिट और लोअर कॉस्ट पर यूनिट बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। तो फर्म्स को भी पता होता है कि जब मैं मास प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मेरी जो 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 लेबर कॉस्ट पर यूनिट है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। दिस टैक्टिक मेक्स एंट्री इनटू मार्केट बाय कंपटीटर्स डिफिकल्ट। जब ये स्ट्रेटेजी कोई फर्म यूज करती है तो उसके कंपटीटर्स के लिए डिफिकल्ट होता है कि वो जो है वो उसके साथ मार्केट में compete कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इंडस्ट्री द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एन IC integrated circuit is so large that the first unit produced must be priced high. As cumulative production increases, the cost and the prices fall. जब आप एक IC किसी मैन्युफैक्चरर से बनवाएंगे, इट विल बी, उसका प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर होगा, लेकिन जैसे जैसे आप जो है प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, आपकी प्राइसेस नीचे आती रहती हैं, ठीक है। द फर्स्ट कंपनीज इन द मार्केट हैव अ बिग एडवांटेज बिकॉज न्यू कमर्स मस्ट स्टार्ट सेलिंग एट लोअर प्राइसेस एंड सफर इनिशियल लार्ज इनिशियल लॉसेस। जो कंपनी बिगिनिंग में आ जाती है वो जो है वो इस चीज से फायदा उठाती है और वो जो है उनका प्रॉफिट बड़ा होता है। लेकिन जब लेटर ऑन बाकी कंपनीज आती हैं तो वो जो है वो फोर्स होती है कि वो जो है वो लोअर प्राइसेस पे सेल करें, ठीक है, और बिगिनिंग में जो है वो इनिशियल लॉसेस जो है वो लेते हैं। The learning curve is based on the doubling of the production. That is, when the production doubles, the decrease in time per unit affects the rate of learning curve. So if the learning curve is an 80% rate, the second unit will take 80% of the time of the first unit. The fourth unit will take 80% of the time of the second unit, and the eighth unit will take 80% of the time of the fourth unit. ठीक है? तो इसका मतलब ये कि whenever we increase the production, मतलब ये कि यहाँ पे मैं fourth unit से मैं eighth unit पे चला गया, ठीक है। यहाँ पर मैं फोर्थ यूनिट से, सॉरी सेकंड यूनिट से एट्थ यूनिट पे चला गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट पे चला गया। तो जब भी मैंने अपने प्रोडक्शन को डबल किया, मेरी जो है वो डिक्रीज इन टाइम वो चीज आ गई है। so, इसका फॉर्मूला क्या है? T मल्टीप्लाई बाय L रेज़ टू द पावर n, और वो मुझे टाइम रिक्वायर्ड फॉर द nth यूनिट देगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है मैं एज ए मैनेजर मैं बिड कर रहा हूँ किसी चीज की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और वो मुझे कह रहे हैं कि जी आपने 16 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जी मेरे 16 यूनिट्स मुझसे कितना टाइम कंज्यूम करेंगे? अगर मैं लर्निंग कर्व जो है वो डाल रहा हूँ इसके अंदर, या मेरा 16th यूनिट जो है वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। सो ओवर हियर T is the unit cost or the unit time of the first unit. L is the learning curve rate. In this case, it is 0.8, ठीक है, और N is the number of times the T is doubled. कितनी मरतबा प्रोडक्शन डबल हुई है? 1 से 2 पे चले गई है, 2 से 4 पे चले गई है, 4 से 8 पे चले गई है, 8 से 16 पे चले गई है, 16 से 32 पे, कितनी मरतबा प्रोडक्शन डबल हुई है, ठीक है। इफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर यूनिट, अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि फर्स्ट यूनिट जो है वो मुझे 10 आवर्स कंज्यूम कर रहा है, और यहाँ पे जो लर्निंग रेट है वो है 70%, तो फोर्थ यूनिट कितना कंज्यूम करेगा? इसका फोर्थ यूनिट का मतलब ये है कि पहले डबल हुआ है 1 से 2 पे चला गया है, और फिर वो डबल हुआ है 2 से 4 पे चला गया है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस फार्मूला मेरे पास जो फोर्थ यूनिट है वो क्या करे होगा? टी, this is the 10 hours is the T, that is the time for the first unit. 0.7 is the 70% learning curve, and the 2 is the number of times that has been the production has been doubled. So the fourth unit will take 4.9 hours from me as compared to the 10 hours that was required for the first unit. So as a project manager, जब मैं bid करूंगा तो definitely जो है जो मेरा client होगा वो bid उसको देगा जिसकी price low होगी,
ठीक है। तो अगर मेरा कंपेटिटर है उसने जो है वो 4 यूनिट्स के लिए जो है वो स्ट्रेट कैलकुलेट कर ले कि जी पहला यूनिट 4 आवर 10 आवर्स ले रहा है तो 4 यूनिट्स या 40 आवर्स में चलेंगे। वेयरएज़ मैं जो है मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि मेरा फर्स्ट यूनिट मुझसे 10 आवर्स ले रहा है और लेकिन मेरा फोर्थ यूनिट मुझसे 4.9 ले रहा है और मेरा सेकंड और थर्ड यूनिट कितना ले रहा है उसकी भी कैलकुलेशंस होती हैं। तो मेरे पास जो है जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स है दैट विल बी लेस देन 40। ठीक है। और बेस्ड ऑन दैट नंबर ऑफ आवर्स मैं अपने लेबर्स की कॉस्ट निकाल लेता हूँ। ठीक है। और मैं बिड में पार्टिसिपेट करता हूँ और लोअर प्राइस कोट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2-3 अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच है अरिथमेटिक अप्रोच, ये सिंपलेस्ट अप्रोच है। ठीक है। और सिंपलेस्ट अप्रोच में ये है कि जी अगर फर्स्ट यूनिट मुझे फॉर एग्जांपल 100 आवर्स ले रहा है और 80% लर्निंग कर रहा है तो ये मुझे बता देगा कि जी सेकंड के कितनी नंबर ऑफ आवर्स होंगे, फोर्थ के कितने होंगे, एट्थ के कितने होंगे, 16 के कितने होंगे। ठीक है। जो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। फर्स्ट यूनिट जो है मुझसे 100 आवर्स ले रहा है, सेकंड यूनिट 80 आवर्स ले रहा है, थर्ड यूनिट जो है वो 80 into 0.8 64 आवर्स ले रहा है, एट्थ यूनिट जो है 64 into 0.8 51.2 आवर्स ले रहा है। द नेक्स्ट वन इज 51.2 into 0.8 इज 41। तो अगर मेरा पहला यूनिट जो है वो 100 आवर्स ले रहा है, ठीक है, और मेरे पास लर्निंग कर्व 80% है, तो मेरा जो 16th यूनिट है दैट विल टेक 41 आवर्स फ्रॉम मी। दैट इज द सिंपलेस्ट वन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एक प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि अगर लेट सपोज मैं ये चाहता हूँ कि जी माय 5th यूनिट विल कॉस्ट हाउ मच और माय 11th यूनिट विल कॉस्ट हाउ मच और माय 13th यूनिट या 15th यूनिट विल कॉस्ट हाउ मच, तो ये जो अप्रोच है ये मुझे वो नहीं दे रही। तो यहाँ पे हम एक और अप्रोच पे चले जाते हैं और वो है लॉगरिथमिक अप्रोच। ठीक है। लॉगरिथमिक अप्रोच में क्या है कि we make the following assumptions: the direct labor required to produce the first unit will always be less than the direct labor required for the nth unit। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। The direct labor required to produce the first unit will always be more। ठीक है। ये more than the direct labor required for the nth unit। अच्छा, the direct labor requirement will decrease at a declining rate as the cumulative production increases। ठीक है। डायरेक्ट लेबर रिक्वायरमेंट जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है, इसी के हमारे पास जो है जो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो मेरी टाइमिंग रिड्यूस हो रही है और मेरी डायरेक्ट लेबर की रिक्वायरमेंट भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है। और थर्ड जो assumption है वो है कि द टाइम विल फॉलो एन एक्सपोनेंशियल कर्व। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी डायरेक्ट लेबर रिक्वायर्ड फॉर द nth यूनिट। अब nth यूनिट 5th भी हो सकता है, 6th भी हो सकता है, 13th भी हो सकता है, 15th भी हो सकता है, 19th भी हो सकता है, जिसमें डबलिंग अरिथमेटिक अप्रोच तो डबलिंग के ऊपर थी। यहाँ पे k ऑफ n इज इक्वल टू k ऑफ 1। ठीक है। k1 into n raised to the power b। ठीक है। अब ये क्या है, we can also calculate the cumulative average hours per unit for the first n units with the help of table 1.1 on page ये जो है on slide जो हमारा पिछले स्लाइड था। ठीक है। इट कंटेन्स द कन्वर्शन फैक्टर्स, वो हम आगे देख लेंगे। वो टेबल हमारे पास आ रहा है जिसमें ऑलरेडी उन्होंने कन्वर्शन फैक्टर्स वो किए हुए, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हम ये पिछली इक्वेशन को हम देखें k सबस्क्रिप्ट n इज इक्वल टू k सबस्क्रिप्ट 1 मल्टीप्लाई बाय n रेज़ टू द पावर b, तो यहाँ पे r जो है, ठीक है, b जो है ये क्या है, इसमें मेरे पास ये जो रेज़ टू द पावर b है, ये b जो है ये log ऑफ r डिवाइड बाय log ऑफ 2। log ऑफ r मींस द लर्निंग रेट। ठीक है। और ये जो है एज अ डेसिमल यूज होगा। अगर 70% है तो 0.7 यूज होगा, अगर जो भी वो है 80% है तो 0.8 यूज होगा। ठीक है। और फिर जो उसका log हम निकालेंगे। n जो है इस इक्वेशन में मेरे पास जो n रेज़ टू पावर b है, तो n इज द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ आवर्स प्रोड्यूस्ड एंड k1 इज द डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर द फर्स्ट यूनिट। तो ये हमारे पास जो है उसकी टर्मिनोलॉजी आ जाती है। अच्छा, ये हमारे पास टेबल 1.1 है, इसमें इन्होंने जो है दो डिफरेंट टेबल उसके लिए उन्होंने कैलकुलेट किए हुए हैं। इन्होंने कहा कि अगर 80% लर्निंग रेट होगा तो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी। ठीक है।
मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स, अगर मैं कहता हूँ कि जी 13, तो 13 में जो है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने बनेंगे, मैं फर्स्ट यूनिट को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास ये टेबल है जिसमें n इज इक्वल टू, इन्होंने तकरीबन कोई वो दिया हुआ है हमारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2000 यूनिट्स के लिए जो है उन्होंने हमें टेबल दिया हुआ है। सिमिलरली फिर हमें 90% लर्निंग कर्व के लिए भी जो है उन्होंने हमें कैलकुलेशंस करके दी हुई हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम जो है वो जो लॉगरिथमिक का वो है वो टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये हमें कह रहे हैं कि जी मैन्युफैक्चरर ऑफ डीजल लोकोमोटिव, ये जो डीजल के इंजन होते हैं, इट नीड्स 50,000 आवर्स टू प्रोड्यूस द फर्स्ट यूनिट। हम जो है एक मैन्युफैक्चरर हैं और हम जो है ये डीजल के रेलवे इंजन बना रहे हैं। फर्स्ट यूनिट जो है वो तकरीबन आपसे 50,000 ले रहा है। Based on the past experience with the similar products, we know that the learning rate is 80%. Past experience हमें पता है कि जी हमारा learning rate जो वो 80% है। Using the logarithmic model to estimate the direct labor required for the 40th diesel locomotive and the cumulative average number of labor hours per unit for the first 40 units. अच्छा, मैं जो है मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि 40th यूनिट जो है मुझसे कितना डायरेक्ट लेबर कंज्यूम कर रहा है और फर्स्ट 40 यूनिट्स टोटल मुझसे कितना आवर्स कंज्यूम कर रहे हैं। So the estimated number of direct labor hour required to produce the 40th unit is K of 40 is equal to 50,000 multiplied by 40 raised to the power log of 0.8 जो कि log of R था divided by log of 2। ठीक है, जब हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस किए तो मुझे पता चला कि जी मेरा जो 40th यूनिट है, जो 40वां यूनिट है, that is taking 15,248 hours from me। ठीक है, ये मुझे पता चल गया। We calculate the cumulative number of direct labor hours per unit for the first unit 40 units with the help of the table जो कि previous उसमें मेरे पास था। For the cumulative production of 40 units and an 80% learning rate, the factor is 4.42984। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जी मेरे पास जो 40th यूनिट है 80% लर्निंग रेट है, लर्निंग कर्व है, और 40th यूनिट जो मुझे क्यूमुलेटिव 0.42984 दे रहा है। ठीक है, 0.42984। सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.42984 मेरे पास आ जाते हैं 21,492 आवर्स। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जी फिर वो मुझे कहते हैं कि ड्रॉ द लर्निंग कर्व फॉर दिस सिचुएशन। तो मैं कहता हूँ जी फर्स्ट यूनिट जो है वो मुझसे 50,000 आवर्स ले रहा है, ये नंबर ऑफ आवर्स इन थाउजेंड्स हैं और ये क्यूमुलेटिव है। और 40th यूनिट जो है वो मुझसे कितना कंज्यूम कर रहा है, वो मुझसे कंज्यूम कर रहा है तकरीबन कोई 15,248 आवर्स। ठीक है, सो दिस इज दी हाउ वी आर गोइंग टू यूज द लर्निंग कर्व। ठीक है, ये लर्निंग कर्व जो है ये हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे यूज कर सकते हैं। ये हम बिड प्रिपरेशन में भी यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में भी यूज कर सकते हैं, लेबर रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन में भी यूज कर सकते हैं। बिड में जो है एस्टिमेटिंग लेबर कॉस्ट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बिड्स फॉर लार्जर जॉब्स। नोइंग द लर्निंग रेट, द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, द वेज की जो कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेबर को हम कितने पैसे दे रहे हैं, एस्टिमेटर कैन अराइव एट द कॉस्ट ऑफ लेबर बाय यूजिंग अ लर्निंग कर्व। ठीक है, तो मैं अगर लेट सपोज मेरा फर्स्ट यूनिट 10 आवर्स में प्रोड्यूस हो रहा है और मैंने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट 1000 को 10 में मल्टीप्लाई करके 10,000 लेबर्स आवर जो है उसकी एस्टिमेशन नहीं कैलकुलेट करूंगा। मैं देखूंगा कि जी मेरे पास क्यूमुलेटिव 1000 के लिए 80% लर्निंग कर्व पे कितने नंबर ऑफ आवर्स मेरे बन रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है वहां से मैं अपनी बिड को प्रिपेयर कर सकता हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग में लर्निंग कर्व कैन बी यूज्ड इन फाइनेंशियल प्लानिंग to help the financial planning determine the amount of cash needed to finance the operations। ठीक है, कितने पैसे मुझे चाहिए होंगे इसको प्रोड्यूस करने के लिए। लर्निंग कर्व प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कंपेयरिंग द प्राइसेस एंड कॉस्ट। दे कैन बी यूज्ड टू प्रोजेक्ट द पीरियड्स फॉर फाइनेंशियल ड्रेन। कब मेरे पास पैसे खत्म होंगे, कब जो है मेरे पास पैसे कम होना शुरू होंगे, ये सारी चीजें जो है ये हम फाइनेंशियल प्लानिंग में कर सकते हैं। लेबर रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन जो है हमने जिस तरह बार बार हम पढ़ रहे हैं, फॉर अ गिवन प्रोडक्शन शेड्यूल द एनालिस्ट कैन यूज लर्निंग कर्व to project direct labor requirement. The information can be used to estimate training requirements and develop production and staffing plans वगैरह। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। The manager of a custom manufacturer has just received a production schedule for an order of 30 turbines.
एक मैन्युफैक्चरर है, उसको जो है 30 टरबाइन्स बनाने का ऑर्डर मिला है और द नेक्स्ट 5 मंथ्स कंपनी ने प्रोड्यूस करने हैं। पहले महीने में 2 प्रोड्यूस करने हैं, दूसरे में 3, तीसरे महीने में 5, चौथे महीने में 8 और फिर पांचवें महीने में 12 टरबाइन्स उसने प्रोड्यूस करने हैं रिस्पेक्टिवली। The first unit is taking 30,000 labor hours. An experience of the projects indicates that a 90% learning curve is appropriate. ठीक है, सो इसका मतलब ये कि अगर 90% वो है लर्निंग कर्व है, पहला यूनिट 30,000 ले रहा है तो इसका मतलब है कि दूसरा यूनिट 27,000 लेगा। अच्छा, ईच एम्प्लॉय वर्क्स एन एवरेज ऑफ 150 आवर्स पर मंथ। मेरे पास जो एम्प्लॉइज हैं वो तकरीबन 150 आवर्स पर मंथ काम कर रहे हैं। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नीडेड इन ईच मंथ फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स। पहले तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि मेरे क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। पहले महीने में 2 यूनिट, दूसरे में 3, 5, 8 और 12 और क्यूमुलेटिव में जो है मेरे पास क्या है, क्यूमुलेटिव में सॉरी पहले महीने में 2 हैं, दूसरे में क्यूमुलेटिव 5 हो गए, 2 + 3 = 5, तीसरे में जो है 5 + 5 = 10, चौथे में 8 + 10 = 18 और आखिर में 18 + 12 = 30। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन आ गई है। सबसे पहले जो है हम ये मालूम करना चाहते हैं कि जी मेरा क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट कितना आ रहा है। मैं बैक टू अपने टेबल 1 पे चला जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास जो है 90% लर्निंग कर्व है तो मेरा जो दूसरा यूनिट है, ठीक है, वो मुझे कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ तो 90% लर्निंग कर्व पे मेरा दूसरा यूनिट मुझे कंज्यूम कर रहा है, मुझे जो फैक्टर दे रहा है वो 0.9500 है। ठीक है, सो मेरे पास है जो दूसरा यूनिट है वो क्यूमुलेटिव टाइम जो मुझे कंज्यूम होगा वो है 28,500। ठीक है, अच्छा, पर यूनिट। और जब मैं 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो पहला यूनिट भी 28,500 आवर्स है, दूसरा यूनिट भी 28,500 आवर है, तो मुझसे 2 यूनिट जो है वो 57,000 कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा पहला यूनिट जो था वो 30,000 था और दूसरा यूनिट जो था वो मेरे पास 27,000 आवर्स था। इसलिए कि 90% लर्निंग कर्व पे 30,000 into 0.9 is 27,000। तो दोनों ने क्यूमुलेटिवली मुझसे 57,000 आवर्स कंज्यूम किया है। जब मैं आगे जाता हूँ और मैं 5th यूनिट को चेक करता हूँ तो मेरे पास जो है ये आ रहा है, फिर मेरे पास ये आ रहा है, फिर मेरे पास ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पे क्यूमुलेटिव के साथ इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 10th यूनिट पे जो है ये वैल्यू आ रही है, 18th यूनिट पे ये वैल्यू आ रही है और 30 यूनिट पे ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड मंथ में जो है मैं क्यूमुलेटिवली कितना प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 5 यूनिट्स। तो मेरा जो है टोटल नंबर ऑफ आवर्स 1,30,176 आ गए हैं। थर्ड मंथ में मैं क्यूमुलेटिवली 10 प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो है वो ये आ गए हैं। फोर्थ मंथ में मैं 18 प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरे पास 4,32 आवर्स आ गए हैं और आखिरी महीने में मैं टोटल क्यूमुलेटिव 30 प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरे पास टोटल 6,12,810 आवर्स आ गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि जी किसी पर्टिकुलर मंथ में मेरे पास कितने आवर्स की मेरे पास रिक्वायरमेंट है। पहले महीने में जो है मैंने 57,000 आवर्स यूज किए हैं, दूसरे महीने में 130,000 आवर्स यूज किए हैं, लेकिन इससे मैं पहले महीने को माइनस करूंगा ताकि मेरे पास एग्जैक्ट सेकंड मंथ का जो है टाइम नंबर ऑफ आवर्स निकले। तो सेकंड मंथ में क्यूमुलेटिव ये था, लेकिन सिर्फ फर्स्ट मंथ को माइनस किया तो मेरे पास सेकंड मंथ की टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ गए हैं। थर्ड मंथ में मेरे पास क्यूमुलेटिव ये है, लेकिन इससे मैं सेकंड मंथ तक क्यूमुलेटिव माइनस कर देता हूँ ताकि मुझे सिर्फ थर्ड मंथ की आवर्स रिक्वायरमेंट पता चले। सिमिलरली फोर्थ एंड फिफ्थ मंथ मेरे पास जो है अब फर्स्ट मंथ में 57,000 आवर्स हैं, सेकंड जो लेबर रिक्वायरमेंट सेकंड मंथ में 73,000, थर्ड मंथ में 1,09,000, फिर 1,60,000 और 2,21,000। मेरे पास जो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो एक एम्प्लॉय है वो मुझे 150 आवर्स पर मंथ जो है वो मुझे काम दे रहा है। तो अगर इसको मैं 150 पे डिवाइड कर देता हूँ तो पहले महीने मुझे 380 एम्प्लॉयज चाहिए, दूसरे महीने मुझे 488 एम्प्लॉयज चाहिए, तीसरे में 731 चाहिए, फिर 1068 चाहिए और फिर पांचवें महीने में 1479 एम्प्लॉयज मुझे चाहिए। ठीक है, अच्छा, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड इंक्रीजेस ड्रामेटिकली ओवर द 5 मंथ्स। मैनेजमेंट हैव टू बिगिन हायरिंग सो दैट द प्रॉपर ट्रेनिंग कैन टेक प्लेस। यहाँ से मैनेजमेंट को पता चला कि जी जैसे जैसे जो है फिफ्थ मंथ में क्यों नंबर ऑफ 1479 हो गए, इसलिए कि जी 12 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। ठीक है ना,
तो यहाँ पे हम जो है ग़ालिबन 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जैसे-जैसे हम जो है नीचे जाते जा रहे हैं, हम नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं और अगर हमने टाइम पे जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ को प्रॉपर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ को हायर नहीं किया, उनको ट्रेन नहीं किया, तो फिर हो सकता है हम शेड्यूल को मीट ना कर सकें। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Minnesota Coach Company has just been given the funding production schedule for ski lift gondola cars. The product is considerably different from others that the company has already produced. Historically, जो है कंपनी का लर्निंग रेट 80% है लार्ज प्रोडक्ट पे. The first unit जो है वो उनसे 1000 आवर्स कंज्यूम कर रहा है. तो पहले महीने जो है उसको 3 यूनिट्स चाहिए, क्यूमुलेटिव 3 यूनिट्स हो गए. दूसरे महीने 7 यूनिट्स चाहिए, क्यूमुलेटिव 10 हो गए हैं. तीसरे महीने 10 चाहिए, क्यूमुलेटिव 20 हो गए हैं. चौथे महीने में 12 and 32, 4 and 36 and so on. वो कहते हैं कि जी estimate how much hours will be required to produce 38th unit. ठीक है, 38th यूनिट पे कितना टाइम लगेगा. और फिर वो कहते हैं कि if the budget only provides for a maximum of 30 direct labor hours in any month and a total of 15,000 direct labor hours for the entire schedule, will the budget be adequate? और वो कहते हैं कि अगर हम एक एम्प्लॉय को पर मंथ जो है 150 आवर्स वो काम कर रहा है, तो क्या हमारे पास जो डायरेक्ट वो है इन एनी गिवन मंथ 15,000 डायरेक्ट लेबर आवर फॉर एंटायर शेड्यूल का बजट जो है वो एडिक्वेट है कि नहीं है. और इन एनी मंथ 30 डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है मैक्सिमम, इससे हम ज़रा सपोर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, यहाँ पे जो है फर्स्ट हम कर देते हैं कि जी 38 यूनिट कितना कंज्यूम कर रहा है. लॉग ऑफ आर डिवाइड बाय लॉग ऑफ 2 और ये मेरे पास 0.3 माइनस 0.322 आ गया. सो के एन इज इक्वल टू के वन एन रेज टू पावर बी, ये मेरे पास आ गया और टोटल मेरे पास जो है 310 आवर्स. तो मुझे पता चला कि मेरे 38 यूनिट जो है दैट इज कंज्यूमिंग 310 आवर्स. अब हम बैक टू द टेबल 1.1 पे चले जाते हैं. ठीक है, और वहां से हम देखते हैं कि क्यूमुलेटिव अमाउंट टाइम नीडेड टू प्रोड्यूस द एंटायर शेड्यूल ऑफ 38 यूनिट्स इज दिस मच व्हिच एक्सीड्स द 15,000 आवर्स बजट. अब ये हम कैसे कर रहे हैं, ये हम आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं. पहले मंथ में जो है मैं 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ और जो मेरा जो है यहाँ पर जो 80% लर्निंग कर्व है, तकरीबन 80% ही इन्होंने मुझे बताया है. हाँ, 80% लर्निंग कर्व है. 80% लर्निंग कर्व के टेबल में मैं जाके थर्ड यूनिट पे वैल्यू चेक करता हूँ. क्यूमुलेटिव मेरे पास ये वैल्यू आ रही है. इसका मतलब है कि मेरे पास जो एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट आ रहा है वो 834 आ रहा है. लेकिन पहले महीने में चूंकि 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरे टोटल नंबर ऑफ आवर्स 2502 बन जाते हैं. दूसरे महीने में क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन 10 है. आई गो टू द टेबल एंड आई पिक अप दिस वैल्यू. ठीक है, तो मेरे पास एवरेज पर यूनिट जो है आ रहा है 631. लेकिन चूंकि मैं 10 आवर्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 631 है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो है 6315 आ गए हैं. सिमिलरली फिर जो है मेरे पास 20 यूनिट्स की क्यूमुलेटिव थर्ड मंथ आ गया है. फिर फोर्थ मंथ में जो है 32 यूनिट्स का क्यूमुलेटिव आ गया मेरे पास. ठीक है, फिफ्थ मंथ में मेरे पास जो है 443 जो है एवरेज आ रहा है और 36 के साथ मल्टीप्लाई करके 15,958 आ रहा है. और लास्ट मंथ में 38 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, उनके साथ ये वैल्यू आ रही है और 38 के साथ मल्टीप्लाई करके मेरे पास टोटल जो है वो 16,580 आवर्स बन रहे हैं. सो टोटल क्यूमुलेटिव आवर्स फॉर ईच मंथ कितना हो गया? पहले महीने 2502 आवर्स कंज्यूम हो गए हैं. दूसरे महीने में क्यूमुलेटिव 6315 था, लेकिन इससे पहले महीने को माइनस कर देते हैं तो मेरे पास सेकंड मंथ में ये नंबर ऑफ आवर्स बन जाते हैं. सिमिलरली थर्ड मंथ से मैं सेकंड मंथ को माइनस करता हूँ तो मेरे पास थर्ड मंथ की टोटल निकल आते हैं. फिर फोर्थ मंथ थर्ड मंथ को माइनस करता हूँ तो मेरे पास फोर्थ मंथ की ये निकल आते हैं. सिमिलरली फिफ्थ एंड सिक्स्थ मंथ्स को निकल आते हैं. अब जो है मेरे पास जो है जो डायरेक्ट लेबर है वो 150 आवर्स मुझे दे रहा है. ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ लेबर्स को मैं कैलकुलेट करता हूँ. 2502 डिवाइड बाय 150 तो मेरे पास 16.7 आ जाते हैं विच इज 17 लेबर्स. ठीक है, सेकंड मंथ में मेरे पास जो है 3813 आवर्स की रिक्वायरमेंट है. 150 आवर्स पर डिवाइड हो गया, 25.4 आ गया. सो दैट मींस 26 लेबर्स. सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास 28 लेबर्स आ गया. ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे जो है 8.5 आ जाता है या 9 लेबर्स आ जाते हैं और यहाँ पे मेरे पास 4.2 या 5 लेबर्स आ जाते हैं. अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास होता है द शेड्यूल इज फीजिबल इन टर्म्स ऑफ द मैक्सिमम डायरेक्ट लेबर इन एनी मंथ बिकॉज इट नेवर एक्सीड्स 28 आवर्स. यहाँ पे इन्होंने मुझे क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जी मेरे पास तो जो वो हैं लेबर हैं, ठीक है, वो मेरे पास 30 से ज्यादा नहीं होने चाहिए.
30 से डायरेक्ट लेबर ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मेरे पास यहाँ पे जो है जो डायरेक्ट लेबर है वो मैक्सिमम 28 हो गया। सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास जो डायरेक्ट लेबर है वो तो सेटिस्फाई हो गया। लेकिन दूसरी साइड पे जो है हाउएवर द टोटल क्यूमुलेटिव आवर इज़ 16,581। यहाँ पे मेरे पास जो क्यूमुलेटिव आवर्स मेरे पास आ गए हैं to produce the 38 units, that is 16,580। लेकिन मुझे इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने मुझे कहा था कि टोटल मेरे पास डायरेक्ट लेबर्स जो बजट के लिए शेड्यूल है वो है 15,000। इसका मतलब ये है कि मैं जो है मैं 16,581 मुझे लेबर आवर्स चाहिए और मेरे पास जो अवेलेबल थे वो 15,000 थे। सो माय बजट अमाउंट इज एक्सीडिंग बाय 1,581 आवर्स, देयरफॉर द बजट इज नॉट गोइंग टू बी एडिक्वेट। ठीक है। So this is basically the concept of learning curve, or this brings to the end of this lecture and to the end of your course। मैं एक और असाइनमेंट आप लोगों को दूंगा, एक और शायद क्विज भी आप लोगों को दूंगा। आई विल इन्फॉर्म यू एंड आई विल गिव यू एनफ टाइम। और नेक्स्ट मंडे को जो है 24 को मेरे ख्याल में शायद आप लोगों का पेपर है, और उसका पैटर्न भी जो है फिर मैं आप लोगों के साथ एक दिन पहले शेयर कर लूंगा कि पैटर्न क्या होगा। मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह मिड का था उसमें एक पोर्शन जो है वो मल्टीपल चॉइस होगा और दूसरा पोर्शन जो है वो आपके क्वेश्चंस होंगे। But this time I'm not going to give you 24 hours time. I will give you maybe 6 or 7 hours of time so that you should be able to get ready for the next day another paper। ठीक है। So that's all from my side and I hope कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो इसमें समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।